गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और क्लास 8। बेटा लास्ट क्लास में हमने आपको पार्ट 1 भाषा और व्याकरण समझाया था, जहाँ पर हमारे भाषा के भेद भी मैंने आपको बता दिए थे, है ना। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आ गया होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। आज हम आपको उसी के आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। हमने आपका जो है यहाँ पर एंड किया था, परंतु बच्चों इनकी भाषा सिर्फ यही समझ पाते हैं, हम मानव ठीक प्रकार से इनकी भाषा को समझ या व्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्लियर। अब हमारी जो नेक्स्ट है वहाँ से स्टार्ट होगा मातृभाषा एवं राजभाषा के रूप में हिंदी। हिंदी को दो रूपों में यहाँ व्यक्त किया है, एक तो है हमारी मातृभाषा और दूसरी है हमारी राजभाषा। मातृभाषा जो हमारी मदर टंग हो गई है ना, राजभाषा की हमारे पूरे राज्य की भाषा। ठीक है, आप देखिए उसके आगे पढ़िए। मातृभाषा दो शब्दों से मिलकर बनी है। क्या? मातृभाषा दो शब्दों से मिलकर बनी है, जो मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। अब यहाँ पर मातृ का अर्थ क्या हुआ? माँ से, और भाषा तो भाषा हो गई। अब इसका पूरा जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या हो गया कि माँ द्वारा सिखाई गई भाषा। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं, अर्थात माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। बालक जन्म लेने के पश्चात होता बाद, बालक जन्म लेने के बाद जिस भाषा से सर्वप्रथम परिचय करता है, बालक जन्म लेने के बाद या पश्चात जिस भाषा से सबसे पहले जिस भाषा से परिचित करता है, परिचय प्राप्त करता है, वह उसे उसकी माता या परिवार द्वारा सिखाई जाती है। जैसे भारत में अधिकांशतः हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश भारत है, यहाँ पर अधिकतर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अतः बालक अपनी माता व पारिवारिक सदस्यों द्वारा, बालक अपनी माता या पारिवारिक सदस्य जो उसके परिवार में रहने वाले सदस्य हैं, जैसे पिता, बहन, भाई, दादी, दादा, चाचा, चाची जो भी हैं, तो माता व परिवारिक सदस्यों द्वारा सर्वप्रथम सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग ही करेगा। क्या करेगा? हिंदी भाषा का प्रयोग ही करेगा, जो उसकी मातृभाषा कहलाएगी। कहने का मतलब ये है पूरा कि जो बालक की माता के द्वारा या उसके परिवार के द्वारा जिस भाषा को पहले सिखाया जाता है, बालक उसी भाषा में सर्वप्रथम बोलना प्रारंभ करता है, वही उसकी क्या कहलाती है? मातृभाषा कहलाती है। अब आई बात राजभाषा की। ठीक है, तो राजभाषा शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या कह रही है? जो राजभाषा शब्द है वह भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है आपका राज, दूसरा है आपका भाषा। राज प्लस भाषा। राज मीन्स तो हमारा संपूर्ण राज हो गया, और भाषा तो भाषा ही है, अर्थात जिस भाषा का प्रयोग राजकीय प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। प्रशासनिक मीन जो हमारा प्रशासन है वह भी जिस भाषा का प्रयोग करता है, प्रशासनिक भाषा में किया जाता है, उसे राजभाषा कहते हैं। जिस भाषा का प्रयोग हम जो भाषा है हमारी, प्रशासन जो है हमारा, प्रशासन मीन्स जितने भी कार्यालय हैं, सरकारी कार्यालय वगैरह, उनमें सभी में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वही हमारी राजकीय भाषा होती है।
या उसे हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारे भारतवर्ष की राज्य एवं राष्ट्रभाषा है। अब आपको समझ में आया, राष्ट्र मीन्स पूरा राष्ट्र, पूरा भारतवर्ष, ठीक है। राष्ट्र वही तो हुआ, तो वही कह रहे हैं कि जो हिंदी है वह हमारे भारतवर्ष की राज्य एवं राष्ट्रभाषा है। पूरे विश्व में अधिकांशतः लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। कह रहे हैं जो संपूर्ण विश्व है, पूरा देश है जो हमारा, संपूर्ण विश्व, पूरे विश्व की बात की है यहाँ पर, जो सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है वह है हमारी हिंदी। हमारे भारत में सरकारी कामकाज भी हिंदी भाषा द्वारा ही संपन्न होते हैं, मतलब हिंदी भाषा में ही किए जाते हैं। संपूर्ण विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनमें चीनी भाषा का प्रथम स्थान है तथा हिंदी भाषा का स्थान तृतीय है। कह रहे हैं पूरे विश्व में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, प्रथम भाषा तो चीनी भाषा है, किंतु तीसरे स्थान पर हमारी हिंदी भाषा बोली जाती है। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा। अब देखिए यहाँ पर प्राचीन दिया है, प्राचीन क्या हो गया, प्राचीन मीन्स होता है पुराना, ठीक है। तो कह रहे हैं जो संस्कृत भाषा है वह संपूर्ण विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, पुरानी भाषा है। इसे देववाणी, देव मीन्स देवता, वाणी मीन्स बोली भी कहा जाता है, या इसे देवताओं की बोली या भाषा भी बोला जाता है। हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से ही हुआ है। कह रहे जो हिंदी भाषा है उसका जन्म या उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से ही हुई है। संस्कृत एक प्रकार से हिंदी की क्या है, माँ है। हमारे देश में बोली जाने वाली आधुनिक भारतीय भाषाएं अग्रलिखित हैं, अग्रलिखित आगे लिखी हुई हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, उड़िया, बंगाली, पंजाबी आदि। हिंदी भाषा भारत देश के साथ साथ नेपाल, फिजी, मॉरिशस, पाकिस्तान, त्रिनिदाद, बांग्लादेश आदि देशों में भी प्रयोग की जाती है। कह रहे हैं कि जो हिंदी भाषा है वह भारत देश के साथ साथ, मतलब भारत के अलावा भी नेपाल में, फिजी में, मॉरिशस में, पाकिस्तान में, त्रिनिदाद में और बांग्लादेश जैसे देशों में भी बोली जाती है। अब आया हमारा भाषा का आधार और स्वरूप, कि हमारी भाषा का आधार क्या है और इसका स्वरूप कैसा है। एक सही एवं सुव्यवस्थित भाषा, वर्णों के सुव्यवस्थित मेल से बने शब्द, क्या कह रहे हैं, एक सही सुव्यवस्थित, जिसे सही ढंग से लगाया गया हो भाषा, वर्णों के जो उसके वर्ण हैं, अक्षर हैं, उन्हें सही ढंग से लगाया गया हो, सही क्रम में लगाया गया हो, कि सुव्यवस्थित मेल से बने शब्द, शब्दों के सही मेल से बने वाक्य और वाक्यों के सही मेल से बनती है, ठीक है। अतः सही स्थान पर सटीक वर्णों, शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग कर अपने भाव को व्यक्त किया जा सकता है। भाषा का स्वरूप 3 प्रकार से निर्धारित किया जा सकता है। जो हमारी भाषा का स्वरूप है, मतलब जो उसका रूप है, वह कैसे बनी है, वह 3 रूपों में व्यक्त
किया जा सकता है या इन 3 रूपों में निर्धारित किया जा सकता है। भाषा के आधार का जब स्वरूप पर हम भेद करते हैं तो पहला है आपका वर्ण, दूसरा है आपका शब्द और तीसरा है आपका वाक्य। पहला क्या है आपका वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है आपका वाक्य। वर्ण को देखते हैं हम सबसे पहले। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण या अक्षर वर्ण की भाषा की लघुतम इकाई है, लघुतम सबसे छोटी। ठीक है, जो वर्ण है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, जिनको खंडित नहीं किया जा सकता है, उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे आ, उमरा, उमना, उ, का और वा आदि। ठीक है, शब्द। दूसरा क्या है हमारा? शब्द, जिसे आप इंग्लिश में वर्ड भी कहते हो। शब्द क्या है? वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से, संयोग मतलब मिलने से, जुड़ने से, वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से शब्दों की रचना होती है। क्या होती है? शब्दों की रचना होती है। जैसे ना प्लस या प्लस ना, दोनों को, तीनों को मिलाकर के क्या बन गया हमारा शब्द? नयन। ठीक है, वैसे ही दूसरा शब्द क्या है? भ प्लस वा प्लस ना, क्या बन गया हमारा शब्द? भवन आदि। अब बारी आई हमारे वाक्य की। सेंटेंस जिन्हें कहते हैं हम। व्याकरण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि किस वर्ण का, क्या किस वर्ण का, शब्द का या वाक्य का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया जाए। करेंगे व्याकरण के द्वारा यह ज्ञात होता है, हमें व्याकरण के द्वारा यह पता चलता है कि किस वर्ण का, किस अक्षर का और किस वाक्य का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से करना चाहिए। व्याकरण द्वारा भाषा के नियम निर्धारित होते हैं। वे क्या कह रहे हैं कि व्याकरण के द्वारा ही भाषा के जो नियम हैं वे निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना व लिखना आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को सुधारता है, सजाता है एवं संवारता है। ये हो गई हमारी व्याकरण। ये किसके बारे में बोल रहे थे हम? व्याकरण के बारे में। ठीक है, व्याकरण के बारे में क्या है कि व्याकरण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि किस वर्ण का, शब्द का या वाक्य का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार से किया जाए। व्याकरण द्वारा भाषा के नियम निर्धारित होते हैं, जिसमें भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, बोलना व लिखना आवश्यक होता है। भाषा, व्याकरण भाषा के स्वरूप को सुधारता है, सजाता या संवारता है। इतनी बात आपको समझ में आई? शब्द में था हमारा, जिस प्रकार वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के संयोग से वाक्य की रचना होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका परिभाषा। इसकी परिभाषा है यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप व, पहले आप एक काम कीजिए, भाषा का आधार और स्वरूप आपको समझ में आ गया। वर्ण, शब्द और वाक्य, तीन रूपों में भाषा का क्या है? स्वरूप है। जैसे वर्ण क्या है? यह भाषा की सबसे लघुतम इकाई है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता। क्लियर? शब्द है हमारा, वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से शब्दों की रचना होती है। क्या है हमारा? शब्दों में वर्णों के सुव्यवस्थित संयोग से
शब्द की क्या होती है, रचना होती है। अब तीसरा है हमारा वाक्य। वाक्य में क्या है, जिस प्रकार वर्णों के संयोग से शब्द बनते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के संयोग से क्या होती है, वाक्यों की रचना होती है। इतनी बात आपको आई समझ में। अब नेक्स्ट है हमारा व्याकरण। व्याकरण के द्वारा यह ज्ञात होता है या पता चलता है कि किस वर्ण का शब्द का प्रयोग कहाँ और किस प्रकार किया जाए। व्याकरण द्वारा भाषा के नियम निर्धारित होते हैं, मतलब तय होते हैं, जिसमें भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, बोलना व लिखना आवश्यक होता है। व्याकरण भाषा के स्वरूप को, सही बात है, जो व्याकरण है वह भाषा के स्वरूप को सुधारता है, सजाता है एवं संवारता है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं, किसकी, व्याकरण की। वह शास्त्र, क्या बोल दिया इन्होंने व्याकरण को, शास्त्र। वह शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान होता है। क्या कह रहे हैं, वह एक ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप और उसका प्रयोग का जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही तो व्याकरण कहलाता है। ठीक है, वह व्याकरण कहलाता है। एक और परिभाषा दी है इन्होंने, भाषा का व्यवस्थित रूप ही व्याकरण कहलाता है। व्याकरण ही भाषा को नियमों में बांधता है, इसे परिष्कृत भी करता है। अब यहाँ पर आपके व्याकरण के भाग दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, व्याकरण के भाग। तो व्याकरण के कितने भाग होते हैं, व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है वर्ण विभाग, मतलब इन्होंने विभाग कर दिए, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। यही तो 3 भेद हैं भाषा के, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब व्याकरण के भाग कौन कौन से हो गए, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। सबसे पहले वर्ण विभाग हम देखते हैं। वर्ण विभाग में क्या है, इसके अंतर्गत अक्षरों के आकार। वर्ण विभाग में क्या है, इसके अंतर्गत सबसे पहले अक्षरों के आकार, प्रकार, उच्चारण, संधि, संयोग तथा लिखने की विधि तथा नियमों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। क्या, इसके जो वर्ण विभाग है, इसके अंतर्गत कौन कौन से काम किए जाते हैं, अक्षरों के आकार, प्रकार, उच्चारण, संधि, संयोग, संधि शब्दों को जोड़ करके लिखना, संयोग तथा लिखने की विधि तथा नियमों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। हिंदी भाषा के समस्त वर्ण अपने निश्चित क्रम में आते हैं, जिसे हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कह रहे हैं, हिंदी जो भाषा है उसके समस्त जो वर्ण हैं वह एक निश्चित क्रम में आते हैं, जिन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला से वर्णों का क्रम उनके उच्चारण के स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाता है। क्या, वर्णमाला से वर्णों का क्रम उनके उच्चारण के स्थान के अनुसार निर्धारित किया जाता है। हिंदी में कुल 44 मूल वर्ण हैं। अभी इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें मूल वर्ण कितने हैं, 44। पूरे वर्णों की बात नहीं की है इन्होंने यहाँ पर, केवल और केवल अभी मूल वर्णों की बात की है। मूल वर्ण कितने हैं, 44 हैं, जो इस प्रकार से है। ठीक है बेटा, अब इसके आगे की क्लास आपकी नेक्स्ट वीडियो में होगी, नेक्स्ट डे में होगी। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर को पढ़ना है और फिर जहाँ भी प्रॉब्लम हो, जो आपको समझ में ना आ रहा हो, जिस भी
बात का अर्थ वो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ लीजिएगा। ओके।